Hello friend, myself Sandeep Chauve. Welcome in SST class. Student, I hope so you all are fit and fine. Today we discuss about the history second chapter. In this chapter we discuss how the British power established in India. Then let us start. Student, this is the second chapter of history. The chapter name is From Trade to Territory. In this chapter, we discuss about the arrival of Europeans, means the Portuguese, Dutch, French and the British. As well as we discuss about the Battle of Plassey, Battle of Buxar, Subsidiary Alliance, the Maratha War, the Anglo-Maratha War, as well as we discuss about the Anglo-Sindh War. Also we discuss annexation of Punjab, means Anglo-Punjab War, as well as discuss the annexation of Awadh and British administration of India, like setting of new administration, Regulating Act 1773, the British administrative system, judiciary, Pitt India Act, etc. In first chapter, we also discuss the British came after the Aurangzeb, means the British came in power after the Mughal Empire. In 1707, Aurangzeb died, and after his death, in India had no any political power, and by this chance many provisional power declared themselves as independent state. कहने का मतलब, जब औरंगजेब का इंड होता है, डेट होता है, उसके बाद से मुगल में कोई पावरफुल किंग नहीं होता है, एम्पायर नहीं होते हैं, जिससे कि उसका लाभ उठाकर जो स्टेट लेवल में थे, प्रोविजनल लेवल में थे, जो भी गवर्नर होते हैं वो अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर लेते हैं, और डिफरेंट इंडिया में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, यूनिटी खत्म हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वो स्पेशली यूरोपियन, वो इंडिया में आते हैं बिजनेस के लिए, और धीरे धीरे करके इंडिया के जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर डोमिनेट करते हैं, स्पेशली ब्रिटिश। जैसे कि यहाँ दे रहा है अराइवल ऑफ द यूरोपियन. India was a country rich the minerals and agriculture resources. Different voyagers and explorers from Europe's countries who traveled through India found to their surprise that the cost of various items here were so low that they could easily cover up the cost of transportation across high sea and still make large profit. कहने का मतलब कि जब इंडिया जो स्टार्टिंग से एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही रिच था, और आप लोग ये जानते भी हैं कि जो मुगल टाइम था स्पेशली इंडिया का ट्रेड और बिजनेस था वर्ल्ड वाइड था, और पूरी दुनिया में इंडिया का जो ट्रेडिंग और बिजनेस में बहुत ही एडवांस पोजीशन था। इसी का लाभ लेकर बहुत सारे यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिश, डच, पुर्तगीज, स्पेनिश और फ्रांसीसी जो सेलर्स थे वो इंडिया में आते हैं बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेन वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगीज डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप अराउंड द अफ्रीका टू पोर्ट ऑफ कालीकट इन इंडिया, ही फाउंड दैट द प्राइस ऑफ पेपर इन कालीकट वाज 126 ऑफ दिस प्राइस इन इटली। कहने का मतलब, सबसे पहले जो सी रूट का डिस्कवर था वास्को डी गामा ने किया, जो पुर्तगीज सेलर था, नाविक था, और वो 1498 में फर्स्ट टाइम इंडिया में पहुंचता है, और उसको ये पता चलता है कि जो पेपर्स हैं और अदर जो स्पाइसेस है उस बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जिसका डिमांड जो बहुत ज़्यादा यूरोप में है, और स्पेशली ब्लैक पेपर्स का। और उसने ये भी देखा कि जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है, जिससे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और बिजनेस है। So, Portuguese established their trading center in southern India, as well as he also tried to expand their
territories their business in India, not only the spices as well as the textile industry, very demandable the cloth making in India as well as the abroad, especially Europe. दे रहे हैं आगे द वेरियस यूरोपियन कंट्रीज विच हैड द इंटरेस्ट इन इंडिया वेयर द फ्रेंच, द डच, द पुर्तगीज एंड द ब्रिटिश ट्रेवलर्स फ्रॉम स्पेन एंड डेनिश एंड ऑल्सो ट्रेस विथ इंडिया बट एट ए मच स्मॉलर स्केल। कहने का मतलब देखा जाए तो जैसे धीरे धीरे करके जब यूरोपियंस को ये मालूम चलता है कि यहाँ के जो क्लॉथ है, यहाँ के जो स्पाइसेस है डिमांडेबल है यूरोप में, और एक समय तो ऐसा भी हुआ यूरोप में कि जो ब्लैक पेपर था उसका डिमांड, उसका जो रेट था वो गोल्ड के इक्वल हो गया था। तो इस तरीके से जो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया। यूरोपियन जो भी स्पेशली जो यूरोपियन कंपनीज थी, सेलर्स थी, और एक एक करके ये इंडिया की तरफ आने लगे और इंडिया में ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट द पुर्तगीज, फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश स्पेशली। तो वन बाय वन भी डिस्कस अबाउट दिस, यानी सबसे पहले ये पुर्तगीज आते हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे, फिर हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में, डच एंड फ्रेंच के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ दे रहा है स्टूडेंट द पुर्तगीज। द पुर्तगीज रियलाइज द एडवांटेज ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड वर द फर्स्ट टू सेट साइट ऑफ एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। यानी जो पुर्तगीज थे उन्होंने एक तरह से यहाँ के जो ट्रेडिंग जो कैपेसिटी थी उसको इन्होंने समझा और उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर भी स्टैब्लिश करते हैं। दे स्टैब्लिश देयर मर्चेंट एंड एजेंट इन कोचीन, गोवा एंड दमन। और ये सबसे पहले कोचीन, गोवा एंड दमन यानी वेस्टर्न जो पार्ट था उस वहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। To get into trade, they even had fight small battle with the Arabs who were the already trading from this area। और उनको इसके लिए अरब जो बिजनेस मर्चेंटमेंट थे उनसे उनको बैटल करना पड़ता है, फाउट करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर स्टैब्लिश थे। They also took advantage of mutual rivalries of Indian rulers as well as उनको इंडियन रूलर से भी उनको फाइट करना पड़ा। They went on to build fort and naval bases along the coast which development to into settlement as well as उन्होंने अपना फोर्ट भी बनाते हैं, अपना सेटलमेंट्स भी स्टैब्लिश करते हैं, as well as they also established their naval also। नेवल का मतलब यहाँ पर वो अपनी नौसेना भी बनाते हैं। With their own homeland passes into the hand of Spain in 1580 century and they did not expend much on India's soil, they remain concentrated in this location only। पर होता क्या, समय के पासेस करते करते वो यूरोप में जो उनकी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, वहाँ की गवर्नमेंट से उनको कोई हेल्प नहीं मिलता है, जिससे वो आफ्टर 1580 के बाद वो धीरे धीरे करके अपने जो पोजीशन है वो खोते जाते हैं और उनका जो इंडिया में जो कंट्रोल होता है ओनली वेस्टर्न पार्ट में गोवा, दमन, दीव तक ही रह जाता है। नेक्स्ट इज द डच। यहाँ पर दे रहा है द डच स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, सूरत एंड अहमदाबाद इन गुजरात, नागापट्टनम एंड मछलीपट्टनम ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड स्मॉलर सेंटर लाइक ऑल्सो इन बंगाल, पटना एंड आगरा, यूपी। यानी दे रहा है पुर्तगीज के बाद डच आते हैं और ये भी यूरोपियन पावर ही होते हैं जो कि इंडिया में बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए आते हैं। वो अपने जो सेंटर है, बिजनेस सेंटर है, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, नागापट्टनम एंड मछलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट में, और साथ साथ वो बंगाल, पटना एंड यूपी, आगरा में भी अपने जो ट्रेडिंग और बिजनेस सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। दे एसेंशियल परचेस्ड इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, ओपियम। वो ज़्यादातर जो थे वो इंडिगो, सिल्क, टेक्सटाइल और ओपियम का ही बिजनेस और ट्रेडिंग करते थे। बट आफ्टर द मिडिल 18th century, Britishers came in India and they beat out the Dutch center in India। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो वो डच जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और वो अपना जो पावर है, जो अपना पोजीशन है जो ट्रेडिंग और में इंडिया में वो लॉस्ट करते हैं और इंडिया में हमेशा के लिए चले जाते हैं। आफ्टर डच के बाद ये मोस्ट पावरफुल जो ट्रेडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं,
वो इंडिया में आते हैं जिनका नाम फ्रेंच होता है, यानी फ्रांसीसी। यहाँ दे रहा है लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग practice of the Portuguese, the Dutch, the British and the French also formed a trading company in 1664। यानी पुर्तगीज और डच के बाद जो फ्रांसीसी भी आते हैं इंडिया में, और वो एक तरह से 1664 तक इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। दिस वाज द एसोसिएटेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ लोन एंड गारंटी विच हेल्प मेक रैपिड प्रोग्रेस। और ये जो फ्रांसीसी कंपनी होता है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्टैब्लिश होता है, और उसको वहाँ के जो गवर्नमेंट होते हैं, यूरोपियन जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको एक तरह से हेल्प भी करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है, जिससे कि बहुत ही फास्ट रैपिडली वो प्रोग्रेस भी करता है इंडिया में। दे स्टैब्लिश सेटलमेंट इन द पौंडीचेरी, माहे, कालीकल एंड द अदर साउदर्न सेंटर। यानी देखा जाए तो वो इंडिया में, स्पेशली साउदर्न इंडिया में, वो अपने जो ट्रेडिंग सेंटर है एस्टैब्लिश करते हैं। देयर आर द फर्स्ट ऑफ फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत इन 1667 अंडर द डायरेक्टर जनरलशिप ऑफ मार्टिन। द कंपनी फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी हैज लेफ्ट एट द डिस्टेंट मार्क ऑफ इंडियन subcontinent. The French governor of Pondicherry, Duplessis, had a vision to establish supremacy of the French over the British in India. होता क्या है, वो फ्रेंच जो होते सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं 1667 तक, और इस समय तक आते आते फ्रेंच जो होते हैं इस तरह से बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं ट्रेडिंग और बिजनेस में। और एट लास्ट जो डुप्लेक्सी होता है, उसके जो गवर्नर, उसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो एक तरह से धीरे धीरे करके इंडिया में पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं, और वो चाहते थे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी वो डोमिनेट करे ओवर ब्रिटिश। यानी देखा जाए तो ब्रिटिश के साथ उनका ट्रेडिंग एज वेल एज द पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ देखेंगे इंडिया, बट आफ्टर द एंटायर सक्सेस इन द कर्नाटिक वार, और एक तरह से इन दोनों के बीच में कर्नाटिक वार भी होता है इन फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। और देखा जाए इस वार में जो है ब्रिटिश विनर होते हैं और फ्रांसीसी हमेशा को हारना पड़ता है, जिससे कि उनका जो पावर होता है इंडिया में लॉस्ट हो जाता है। एट लास्ट फाइनली हम देखेंगे कि ब्रिटिश ऑल्सो केम इन इंडिया। दे इन ब्रिटिश the advent of the industrial revolution gave the rise the need for more and cheaper raw material on the hand, and as well as the market to sell the finished good on the other। देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है वो सबसे पहले यूरोप में, यदि वर्ल्ड में बात करें और उसमें भी यूरोप में, ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, और इससे वहाँ की जो कंट्री में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है, और साथ साथ जो फाइनल गुड होता है यानी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बेचने के लिए मार्केट का भी डिमांड होता है। एंड फॉर दिस पर्पज द बिगिन टू एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडिंग एरिया बियॉन्ड यूरोप एट द सेम टाइम केम इन द नीड टू प्रोटेक्ट दिस ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम कॉम्पिटिशन। कहने के मतलब जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ वहाँ पर जो रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है। स्पेशली यहाँ पर देखेंगे कॉटन का, इंडिगो कॉटन, एज वेल एज द आयरन और कोल, वुड्स, इस सब का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, और इसको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो नए नए एरिया को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली वो इंडिया में आते हैं, और इंडिया में अपने जो पहले से जो कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया की तरफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ दे रहा है कि जो ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन का जो ट्रेडिंग जो रिलेशनशिप था इंडिया के साथ वो पहले से ही था। और देखेंगे द सर थॉमस रो हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट हु केम इन इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल किंग जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर औरंगजेब के पहले भी एक तरह से देखेंगे तो जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका रिलेशनशिप इंडिया के साथ था। और ये जो बता रहे हैं यहाँ पर सर थॉमस रो, ये पहले एम्बेसडर्स थे जो उस वहाँ के राजा किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से इंग्लैंड से इंडिया आए थे, और मुगल किंग जहांगीर से उन्होंने ट्रेडिंग के लिए परमिशन
लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रहा है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द अवॉर्डेड इन द चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट the then rulers of England, guaranteeing the exclusive right to trade with the East, and this right gave the protection from the British competition from other British traders। कहने का मतलब इन 1600 में एक तरह से कुछ सेलर्स मिलकर कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कंपनी जो होती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ईस्ट की तरफ यानी ईस्टर्न जो भी कॉन्टिनेंट है उसके जो कंट्रीज हैं उससे जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वहाँ के लिए ट्रेडिंग और बिजनेस का जो गारंटी है वो प्राप्त करते हैं, वो लेते हैं, और एक तरह से गवर्नमेंट भी उनको इस गारंटीज के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करती है। जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है इंडिया में ट्रेड और बिजनेस का। जैसे आगे दे रहे हैं, नाउ दे आर वेयर मेनी यूरोपियन बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, दे डिमांड द सप्लाई इक्वेशन दस कॉस्ट हायर प्राइस फॉर गुड्स विच वॉज रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट, एंड दे ओनली वर लेफ्ट टू इंश्योर प्रॉफिट वॉज टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन ऑफ बायर्स which lead to the rivalries and battle between the trading कंपनी। और एक तरह से जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो एक तरह से देखा जाए यूरोपियन जो भी कंपनीज होती हैं उनमें आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपस में एक तरह से चाहते थे कि जितने ही कम रेट में उनको प्राइसेस मिले और हाई रेट में वो यूरोप में बेच सके। और इस ट्रेडिंग कंपटीशन ने एक तरह से बैटल स्टार्ट कर दिया बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज, स्पेशली फ्रांस और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी मीन्स द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Such these rivalries also initiated the construction of fortifications around their trading post and settlement। और ये कंपटीशन एक तरह से देखा जाए जो कंपनीज थी वो ट्रेडिंग के जगह वो एक तरह से पॉलिटिकली हो गया, और वो अपने अपने फोर्ट्स बनाने लगे, किले बनाने लगे, आर्मीज को स्टैब्लिश करने लगे, नेवीज को स्टैब्लिश करने लगे। Small armies were required to protect their economic interests, but all this again started taking away portion of their profit, and on the other hand the established fortifications of the foreign soil India। और एक तरह से देखा जाए उन्होंने आर्मी को लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, और इसलिए वो देखा जाए सेटलमेंट बनाने लगे, और एज वेल एज दे स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशंस यानी एक तरह से अपने आर्मीज और किला बनाने स्टार्ट कर दिए जो, और इस ऑल्सो स्टार्टेड कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंपनीज, और इट्स ऑल्सो स्टार्टेड बैटल अमॉन्ग द यूरोपियंस power in India। And student, in this videos, in the first video of second chapter we discuss European power came India from sea route for trading and business after the end of Mughal Empire, especially the Portuguese, the Dutch, the French and finally the British। और फाइनली ब्रिटिश जो होते हैं वो इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर को स्टैब्लिश करते हैं, और एज वेल एज दे स्टार्टेड द पॉलिटिकल डोमिनेशन। और आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया के जो पॉलिटिकल कंडीशन को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इन साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट मीन्स स्पेशली बंगाल। और यहाँ पर हम लोग बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इस मैप के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि इन 1765 में यहाँ रेफरेंस भी दिया हुआ है डिफरेंट जो ब्रिटिशर्स और डच, पुर्तगीज एंड फ्रेंच जो कंपनीज थी अपने जो फैक्ट्रीज हैं, अपने जो सेटलमेंट हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। एज वेल एज हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर में दे भी रहा है कि मुगल्स जो एम्पायर्स हैं उनका जो टेरिटरीज दे रहा है ओनली दिल्ली एंड आगरा, एज वेल एज जो लोकल्स एरियाज जो मैंने पहले ही कहा जो प्रोविजनल्स जो गवर्नर्स थे उन्होंने वो अपने आप को डिक्लेयर एज ए कर लेते हैं इंडिपेंडेंस स्टेट, और एक तरह से पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हो जाता है, और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स आगे उठाते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ मैं आप लोग को होमवर्क भी दे रहा हूँ, इसमें आप लोग
एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट कीजिएगा। मीन्स द ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सबमिट। थैंक यू।